इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जो हमें हमें ये चीज़ पता है कि जो भी एटम होंगे उनमें बीच में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो इस तरीके से प्रोटॉन की चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे वो आप एटॉमिक नंबर से देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ इस तरीके से घूम क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक अट्रैक्शन है जिस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो टेंडेंसी होती है वही न्यूक्लियर चार्ज की टेंडेंसी होगी, ठीक है। और कितना कितना ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, कितना यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि उतना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है जितना ये अट्रैक्ट कर पा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये कितना अट्रैक्ट कर पाएगा, ये कितना अट्रैक्ट कर पाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाएगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ गए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए तो अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कौन क्या चीज़ है। यहाँ पर जेड जो है एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, या आप इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियर के पास कितना चार्ज होगा। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितना न्यूक्लियर चार्ज है, जितना एटॉमिक नंबर है, वो सारा ही जेड इफेक्टिव होता है। मतलब जितने आपके पास प्रोटॉन है वो उतना प्रोटॉन के जितना ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है और मुझे पता है इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ये भी तो पता है कि इसके आसपास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर के सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर के सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल भी तो करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक रहा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इस इफेक्ट को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है किसकी वजह से, शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा जितना इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, लेकिन उतना कम होगा जितना इसमें शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो ये सिग्मा है, इट इज़ शिल्डिंग कांस्टेंट। ये क्या है, शिल्डिंग कांस्टेंट है, एस एच, ये शिल्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना कम होगा, क्योंकि शिल्डिंग कांस्टेंट प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है इसको मिनिमाइज कम करने का काम कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा मतलब प्रोटॉन ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो तो आप समझ गए कि कितना, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर या एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा ये कहना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने देख ली है कि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, दैट इज़ शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है इसको एक्चुअल में निकाला कैसे जाता है, या फिर जो शिल्डिंग इफ कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए एक रूल पढ़ा जाता है जिस जिस रूल का नाम है स्लेटर्स रूल। ये है आपका स्लेटर्स रूल, ठीक है। तो स्लेटर्स रूल को आप देखेंगे तो स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव इक्वल होता है जेड माइनस सिग्मा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर जेड जो होगा आपका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा आपका होगा शिल्डिंग कांस्टेंट, शिल्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा जो स्लेटर्स रूल होता है ये जेड इफेक्टिव को निकालने के काम आता है, और शिल्डिंग इफेक्ट को भी, ठीक है। किस तरीके से हम इसकी हेल्प से शिल्डिंग कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, तो मैं स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड कर सकती हूँ, हाउ टू फाइंड सिग्मा यानी कि शिल्डिंग कांस्टेंट। तो देखो शिल्डिंग कांस्टेंट को निकालने का एक तरीका है स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज़ हमने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे बीच में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक ही है। अब मुझे यहाँ पर एक वैल्यूज़ लिख रही हूँ मैं, 1.0, 1.0, 0.85, 0.35, ये पी के लिए वैल्यू, एस और पी के लिए वैल्यूज़ लिखी है। ये क्या है सब समझ आ जाएगा आपको, बस ध्यान रखिए यहाँ पर 1.0, 1.0, 1.0 और 0.35 सर्कल जैसा हम बनाएंगे। ये जो है ये आपका, अगर ये वाला है तो ये n होगा सबसे आउटर मोस्ट, उसके बाद n-1, देन n-2, लास्ट होगा n-3। पेन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे इसको निकालना है तो ये n-3 में आएगा, ये सेकंड सर्कल है। फिर ये आपका फोर्थ सर्कल है जो कि सेकंड आउटर मोस्ट सेल है, और ये है आपका आउटर मोस्ट सेल। एन की वैल्यू है जहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्लेटर्स रूल इसके अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं देखो, ये जो n है ये आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n-1 उससे अंदर का होगा, फिर उससे अंदर, उससे अंदर, उससे अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा कैसे काउंट करेंगे, सिग्मा को काउंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे n के पास है, फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो n के इलेक्ट्रॉन है, n के इलेक्ट्रॉनों को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एस एंड पी ऑर्बिटल्स के लिए है। एस और पी ऑर्बिटल में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और डी एंड एफ में होंगे तो आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एन के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके बाद एस और पी में होगा तो 0.35 यूज़ करेंगे, डी और एफ में भी होगा तो 0.35 यूज़ करेंगे, और 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन आप प्लस करेंगे, फिर n-1 की वैल्यू देखिए, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1, n-1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.85 के साथ, फिर आपको प्लस करना है। ये एस और पी ऑर्बिटल्स की बात बता रही हूँ, इन एस और पी।
फिर उसके बाद प्लस करना है आपको n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर प्लस करना है, फिर n-3 में आपने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू सबको सम करके जो वैल्यू आएगी वही आपकी सिग्मा की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप इजीली समझ जाएंगे कि सिग्मा की वैल्यू एक्चुअल में मैं निकालूंगी कैसे। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एग्जांपल ऑफ सोडियम का एग्जांपल ले ले, ठीक है। सोडियम के लिए हमने सिग्मा फाइंड करना है, तो पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। अब 3s देखो, ध्यान देना, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी कि n की वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद जो n-1 है वो 2 है, और n-2 जो है वो आपका 1 है, यहाँ पर फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपको सिग्मा चाहिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना। जो एन आउटर मोस्ट में सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन देखने आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो आउटर मोस्ट सेल यानी कि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.35 के साथ, क्योंकि एस और पी का ही केस है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0.35 के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस करूँगी जो सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि इस सेल की बात कर रहे हैं, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 to 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, 0.85, देन प्लस करेंगे जो सबसे अंदर का सेल है, फर्स्ट सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 से, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन 0.85 का कंट्रीब्यूशन देता है, उसके अंदर का हर इलेक्ट्रॉन 1.0 का कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो इतना हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, अब मुझे 0.35 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 0.35 ही आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन ही थे ना, 6 to 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 68 6.80 समथिंग आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू 2 ही आएगी, और इन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपकी वैल्यू बनने वाली है 5, ये 5 हो गया, फिर 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, फिर पॉइंट आएगा 2 और 8 9, ये आपकी शिल्डिंग इफ़ेक्ट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। फॉर किसके लिए, ये शिल्डिंग इफेक्टिव की वैल्यू है हमारा सोडियम के लिए, सोडियम के लिए सिग्मा की वैल्यू है। तो अब इसका जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, जेड इफेक्टिव निकालें, जेड इफेक्टिव इक्वल जेड माइनस सिग्मा, सोडियम के लिए जेड की वैल्यू, सोडियम के लिए जेड की वैल्यू मुझे पता है 11 होती है, तो सोडियम की जेड इफेक्टिव की क्या वैल्यू होगी, 11 में से मैं माइनस करूँगी, 11 में से हम माइनस करेंगे 9.15 को, जब आप 11 में से 9.15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 8, फिर इधर पे जो वैल्यू होगी 1.85, ये आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू रहेगी। फॉर किसके लिए, ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू रहती है आपका सोडियम के लिए।
ठीक है। तो किस तरीके से आपने सिग्मा की वैल्यूज़ निकालनी है उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हमने स्लेटर्स रूल यूज़ करना है, और स्लेटर्स रूल किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, फिर उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 1.0 से, फिर उसके अंदर 1.0 से, और इन सब को मल्टीप्लाई करके आपस में सम करके हमारा सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी। जेड की वैल्यू हमें पता ही होती है, और जेड में से सिग्मा माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है जेड इफेक्टिव की वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।